हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ साइंस दीवाने के इस ब्यूटीफुल से चैनल पे। बेटा, हम आपके लिए एक नई सीरीज का शुरुआत कर रहे हैं आज से, जो जिसमें हम 12th की पूरी बायोलॉजी पढ़ाएंगे। और उसका फर्स्ट चैप्टर हमारे पास, आपको पता है कि कौन सा है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। वैसे तो बेटा एनसीईआरटी से आपको पता है कि ये चैप्टर हट चुका है, लेकिन फिर भी इस चैप्टर का लिंक बहुत सारे चैप्टर से है, हमारे 12th के चैप्टर से भी है और 11th के चैप्टर से भी है। 12th का चैप्टर कौन सा, जैसे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर कौन सा है 12th में, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। दूसरा चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। तो इन दोनों चैप्टर्स के जो बेसिक्स है वो हम इस चैप्टर में क्लियर करते हैं। बाकी हमारे पास 11th के जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स हो गया, सेल साइकिल, सेल डिवीजन हो गया, उसके भी थोड़े थोड़े से बेसिक्स हम इस चैप्टर्स में कवर करते हैं। ठीक है। और वैसे भी काफी सारे ऐसे बोर्ड मतलब स्टेट बोर्ड्स हैं जहाँ पे ये चैप्टर अभी भी है, मतलब इंक्लूडेड है उनके सिलेबस में। तो बेटा इस चैप्टर को पढ़ना जरूरी है। ठीक है। और क्या इस चैप्टर्स में हम, मतलब ये है कि अपने बायोलॉजी का जो रिप्रोडक्शन वाली बायोलॉजी है उसके हम बहुत सारे बेसिक्स लेके चलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ना, कौन से जो ऑर्गेनिज्म है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं और कौन से हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। तो बेटा विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास एनसीईआरटी का है। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन से शुरुआत कर रही हूँ। इंट्रोडक्शन में क्या है, एवरी ऑर्गेनिज्म every living organism remain alive on earth for a limited period of time, grow and then die। हमको पता है कि सारे ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ पे जन्म लेता है और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उसको क्या होना होता है, उसको उसको एक लाइफ के एक ऐसे फेज से गुजरना होता है जिसको हम डेथ बोलते हैं। ठीक है। तो वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही हमारे अर्थ पे आता है और उसके बाद वो अपनी लाइफ स्पैन को कंप्लीट करके मर जाता है। ठीक है, या फिर चला जाता है। इन स्पाइट ऑफ दिस हार्श रियलिटी, इस हार्श रियलिटी के बाद भी वास्ट नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज हैव एग्जिस्टेड ऑन अर्थ फॉर सेवरल थाउजेंड्स इयर्स। इस हार्श रियलिटी के बाद भी हमारी अर्थ पे बहुत सारी स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही हैं, बहुत सारे सालों से, मतलब कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर से हमारी अर्थ पे जो स्पीशीज है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो वो कैसे एग्जिस्ट कर रही हैं, जब हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है और वो मर जाता है तो उसके बाद उसके जैसी ही बाकी स्पीशीज कैसे अर्थ पे जन्म लेती हैं, तो उसके पीछे का जो प्रोसेस है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए आपको? आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे बेटा। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है, it means that there must be some process that ensure production of new organism in place of those that die। इसका मतलब है कि there must be some process, इसके पीछे एक प्रोसेस है जो कि क्या कर रहा है, हमारे पास ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन कर रहा है। ऑर्गेनिज्म का क्या कर रहा है बेटा, ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन कर रहा है न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने में, इन प्लेस ऑफ दोज दैट डाई। जो हमारे पास जो भी ऑर्गेनिज्म मर गए हैं, उन जो भी ऑर्गेनिज्म मर चुके हैं उनके ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए जो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, the biological process which allow the production of new organism from the existing organism is called reproduction। ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके हमारे पास, जो हमें अलाउ करता है नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करने के लिए। कौन से ऑर्गेनिज्म से, एक्सिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हम उसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट भी क्लियर हो गए होंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन होता है हमारे पास एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होना। ठीक है। अगर कोई भी स्पीशीज है तो वो अपने स्पीशीज को आगे कैसे बढ़ाएगी, रिप्रोडक्शन से बढ़ाएगी, अपने ही जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करके बनाएगी। चाहे वो ह्यूमंस की स्पीशीज हो, चाहे एनिमल्स की स्पीशीज हो, चाहे प्लांट की स्पीशीज हो, चाहे कोई इंसेक्ट की स्पीशीज हो, कैसे उसकी स्पीशीज की कंटिन्यूटी चलती रहती है, उसके प्रोडक्शन से। और उस प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है। आगे हमारे पास एनसीईआरटी ने हमारे पास जो दूसरा हेडिंग दे रखा है
वो दे रखा है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? लाइफ स्पैन हमारे पास होता है द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है बेटा? लाइफ स्पैन हमारे पास होता है टाइम पीरियड टाइम पीरियड ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। ठीक है, ऐसा टाइम पीरियड बेटा, कौन सा टाइम पीरियड? बर्थ टू नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लाइफ स्पेन। बेटा नेचुरल डेथ यहाँ पे लिखा गया, नेचुरल डेथ लिखना बहुत जरूरी है, डेथ नहीं लिख सकते, नेचुरल डेथ, क्योंकि डेथ तो हमारी और भी किसी कंडीशन में हो सकती है, डिजीज से किसी की डेथ हो गई या फिर एक्सीडेंट से किसी की डेथ हो गई, तो उसका लाइफ स्पैन वो नहीं था। उसका लाइफ स्पैन, किसी इंसान का लाइफ स्पैन मानो उसने 60 साल तक जीना है लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया, वो 30 साल तक ही जी पाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका लाइफ स्पैन उतना ही था, उसका लाइफ स्पैन और भी था, लेकिन ऐसा कुछ एक्सीडेंटल जो डेथ होती है उसको हम लाइफ स्पैन में काउंट नहीं करते। ठीक है, दूसरी बात हमारे पास क्या है? दूसरी बात है बेटा हमारे पास, दूसरी बात है हमारे पास वेरिएशन इन लाइफ स्पैन। ठीक है, वेरिएशन इन लाइफ स्पैन। वेरिएशन इन लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन में हमारे पास बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर ऑर्गेनिज्म का फिक्स है कि वो 60 साल तक ही जिएगा। कोई इंसान है उसको, उसकी जो लाइफ स्पैन है वो 70 साल की है, किसी की 80 साल तक है, किसी की 60 साल तक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर ऑर्गेनिज्म की जो नेचुरल डेथ है वो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद ही होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। उसके उसके फिजियोलॉजी पे, उसके मेटाबॉलिज्म पे, सब चीज पे डिपेंड करता है, उसके रहन सहन पे, उसके खान पान पे, सब चीज पे डिपेंड करता है कि वो इंसान कितना जिएगा। और हर एक ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज टू स्पीशीज भी लाइफ स्पैन हमारे पास वेरी करती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ जिनकी लाइफ स्पैन फ्यू डेज की होती है, कुछ लाइफ, किसी की लाइफ स्पैन फ्यू मंथ्स की होती है, किसी की फ्यू ईयर्स की होती है, किसी की 200 साल तक भी हो जाती है, किसी की 2500 साल तक भी हो जाती है। ठीक है, तो लाइफ स्पैन हमारे पास क्या करती है? वेरी करती है। लाइफ स्पैन हमारे पास क्या करती है? वेरी करती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास हो गया, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि कुछ फ्लाइज होती हैं, क्या होती हैं? फ्लाइज, उनका लाइफ स्पैन हमारे पास ना फ्यू आवर तक ही होता है, वो फ्यू कुछ घंटों तक ही हमारे पास क्या रह पाती हैं? जिंदा रह पाती हैं। दूसरा आप लगा लो, एक ट्री है, ट्री कौन सा ट्री? कोई भी ट्री हो गया, बनियन ट्री। ठीक है, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है बनियन ट्री का। बनियन ट्री हमारे पास कितना जी लेता है? बनियन ट्री की लाइफ स्पैन कितनी है? 200 टू 300 ईयर्स, 200 टू 300 ईयर्स। तो बेटा ये इसकी क्या हो गई? लाइफ स्पैन हो गई। दोनों ही ऑर्गेनिज्म है, दोनों ही हमारे पास क्या है? लिविंग है, लेकिन दोनों की लाइफ स्पैन में देखो कितना फर्क है। तो हमारे पास लाइफ स्पैन क्या करती है? वेरी करती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया दूसरा हमारे पास पॉइंट है, लाइफ स्पैन आर नॉट नेसेसरी को रिलेटेड विद साइज और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। लाइफ स्पैन बेटा इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है कि ऑर्गेनिज्म का साइज कितना बड़ा है, ऑर्गेनिज्म का साइज कितना छोटा है, या फिर ऑर्गेनिज्म कितना बड़ा दिखता है, किस साइज का है, किस शेप का है, कितनी कितनी कॉम्प्लेक्स उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर है, बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है इस बात पे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ पैरेट का और क्रो का। क्रो कितने साल तक जिंदा रहता है? 15 साल तक, 15 ईयर्स उसका लाइफ स्पैन होता है। और पैरेट कितना जीता है? 140 ईयर्स। आप देखोगे सिर्फ उनके, आपको अगर आप दूर से देखोगे क्रो और पैरेट को, तो आपको डिफरेंस सिर्फ उनके कलर्स में दिखेगा। ठीक है, उनको देख के ऐसे दूर से आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये दोनों अलग अलग बर्ड्स है। अगर उनका कलर सेम कर दें हम तो उनका साइज बिल्कुल सेम होता है, लेकिन देखो उनकी लाइफ स्पैन में कितना ज्यादा अंतर है। बल्कि क्रो तो फिर भी थोड़ा सा बड़े साइज का होता है और पैरेट थोड़ा सा छोटे साइज का होता है। ठीक है, तो क्रो की लाइफ स्पैन यहाँ पे कितनी दे रखी है? क्रो की लाइफ स्पैन कितनी होती है?
क्रो की लाइफ स्पैन हमारे पास होती है 15 ईयर्स। और हमारे पास पैरेट की लाइफ स्पैन कितनी होती है? पैरेट की लाइफ स्पैन हमारे पास नियर 140 ईयर्स की होती है। ठीक है, और दोनों का सिमिलर ही साइज है, दोनों का साइज सिमिलर है। ठीक है, लेकिन फिर भी देखो आप लाइफ स्पैन में कितना अंतर है। तो लाइफ स्पैन इस बात पे भी बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है कि कोई ऑर्गेनिज्म कितना बड़ा है या कितना छोटा है। ठीक है, उसकी एक फिक्स लाइफ स्पैन होती है हर एक ऑर्गेनिज्म की। वो इवोल्यूशन के दौरान हर ऑर्गेनिज्म ने अपनी अपनी एक मतलब अपने अडेप्टेशन के वजह से या फिर अपने जिस तरीके से वो जो पहले ऑर्गेनिज्म जो भी आए होंगे, पहले हमारे अर्थ पे जो कंडीशन थी वो फेवरेबल नहीं थी बेटा किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीने के लिए। उस समय पे जो ऑर्गेनिज्म आते थे वो बहुत जल्दी उनकी डेथ हो जाती थी, तो वही चलता रहा। बाद में जो ऑर्गेनिज्म आए उनमें क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, उन्होंने अपनी बॉडी को अडेप्ट करना शुरू किया और उनकी जो लाइफ स्पैन है वो धीरे 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 करके बढ़ती गई। ठीक है, तो जो पहले के ऑर्गेनिज्म थे, जो पहले से मतलब जिनका जो वो ओरिजिन हुआ होगा पहले, उनकी लाइफ स्पैन अभी भी कम है। और जो बाद में हमारे पास इवॉल्व हुए, उन्होंने अपनी लाइफ स्पैन को इंक्रीज किया, तो वो अभी काफी साल तक जी लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा हमारे पास पॉइंट आता है कि देखो अब एनसीईआरटी में हमें ना एक पेज पे, पूरे पेज पे एक डायग्राम दे रखा है, उसमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन दे रखी है। ठीक है, कुछ के लिए ऐसे जगह छोड़ी है और कुछ के लिए हमें लिख के दिया हुआ है। तो जो जगह छोड़ी हुई है वहां पे बेटा हमें अपनी एनसीईआरटी में लिखना है। ठीक है, जैसे मैं लिख रही हूँ आपको अपनी एनसीईआरटी में नोट करना है कि किस ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन कितनी होती है। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैच द कॉलम में पूछा जा सकता है। आपको ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ ये डायग्राम बना के दे देंगे और बोल देंगे इसका लाइफ स्पैन कितना है, नहीं, आपको एमसीक्यू में भी दे सकता है कि चार आपको बोल देंगे भाई एलिफेंट की लाइफ स्पैन कितनी होती है, आपको चार ऑप्शंस दे देंगे। तो आपको सही ऑप्शन कैसे आप पता लगाओगे, जब आपको पता होगा कि भाई एलिफेंट की लाइफ स्पैन कितनी होती है। तो एलिफेंट की लाइफ स्पैन हमारे पास कितनी होती है? एलिफेंट की लाइफ स्पैन हमारे पास होती है 60 to 90 ईयर्स। कितनी होती है? 60 to 90 ईयर्स। डॉग की लाइफ स्पैन कितनी होती है हमारे पास? 25 to 30 ईयर्स। ठीक है, कहीं आपको एग्जाम में 20 से 25 साल भी लिख के दिया जा सकता है, 20 से 50 साल भी लिखा जा सकता है, लेकिन बेटा आपको चारों ऑप्शंस ऐसे नहीं देंगे। आपको एक दे देंगे 100 से 200 साल, एक आपको दे देंगे 20 से 25 साल, एक आपको दे देंगे 2 से 3 साल। तो आपको जो आपको लगता है कि जो डॉग है उसकी लाइफ स्पैन या तो हमारे पास 20 से 25 हो सकती है, 20 से 50 हो सकती है, तो इसी रेंज का जो ऑप्शन होगा आपको उस ऑप्शन को टिक लगाना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बटरफ्लाई का तो पहले से ही दे रखा है कि 1 to 2 वीक। ठीक है, 1 to 2 वीक हमारे पास जो डॉग बटरफ्लाई की लाइफ स्पैन होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दे रखा है रोज। रोज का हमारे पास लाइफ स्पैन कितनी होती है? 5 to 7 ईयर्स। ठीक है, उसका क्रो की लाइफ स्पैन हमें पहले से ही लिख के दे रखी है, कितनी होती है? 15 ईयर्स। राइट, और केले जो बनाना है इसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है? बनाना की लाइफ स्पैन हमारे पास होती है, एक मिनट, बनाना की लाइफ स्पैन हमारे पास होती है 25 ईयर्स। ठीक है, आगे हमारे पास आ गया काऊ की लाइफ स्पैन कितनी होती है? काऊ की लाइफ स्पैन कितनी होती है? 20 to 25 ईयर्स। पैरेट की लाइफ स्पैन आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है? 140 ईयर्स। उसके बाद आपको क्रोकोडाइल की लाइफ स्पैन भी दे रखी है 60 ईयर्स। हॉर्स की लाइफ स्पैन कितनी होती है बेटा? हॉर्स की लाइफ स्पैन हमारे पास होती है 60 ईयर्स। कितनी होती है? 60 ईयर्स। फल मक्खी को हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रूट फ्लाई। इसकी लाइफ स्पैन हमारे पास होती है 2 वीक्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास धान मतलब होता है राइस प्लांट। इसकी लाइफ स्पैन हमारे पास कितनी होती है? बताइए हमें, धान की कटाई हम कितने महीने में कर लेते हैं? 3 से 4 मंथ। ठीक है, तो आपको ये लाइफ स्पैन आपको पता होना चाहिए।
कछुआ, कछुए को इंग्लिश में बोलते हैं टॉर्टोइज। इसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है? इसकी लाइफ स्पैन हमारे पास कितनी होती है? 100 to 150 ईयर्स। उसके बाद हमारे पास बरगद, बरगद मतलब बनियन ट्री। बनियन ट्री की लाइफ स्पैन इसकी कितनी होती है? 200 ईयर्स। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को समझ आ गया होगा कि लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है, लाइफ स्पैन कैसे वेरी करती है ना, किस ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन कितनी है, वो तो आपको एट द एंड याद ही करना है। ठीक है, उसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है बेटा। उसके बाद हमारे पास हम दूसरा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ये जो चैप्टर है इसका जो पहला हमारे पास टॉपिक है वो होता है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होती है, किस ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन कितनी है, वो किस किस चीज पे डिपेंड करती है, किस चीज पे डिपेंड नहीं करती है। दूसरा हमारे पास जो टॉपिक आ जाता है रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मैंने बताया था कि इस चैप्टर का लिंक हमारे पास रिप्रोडक्शन वाली यूनिट से भी है। रिप्रोडक्शन वाली यूनिट में तो खैर आता ही है, बट जो आगे के रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर है उन पे भी उन चैप्टर्स का जो बेसिक है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको वहां पे नहीं पढ़ाएंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, मतलब टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वहां पे नहीं पढ़ाएंगे। वहां पे आपको रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या होता है वो सारी चीजें पढ़ाएंगे। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हम इसी चैप्टर में कवर करेंगे। तो कवर करते हुए चलते हैं। तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, कितने टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है हमको बताया बेटा? दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा हमारे पास कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? सॉरी, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा हमारे पास होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ले रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लीकेशन इन विच न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। ठीक है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें हमारे पास सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं, सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, उस रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फीचर कौन कौन से होते हैं? फीचर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा बहुत जरूरी है, आपको ये पता होना चाहिए कि जिसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है उस रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जिसमें हमारे पास दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, गैमेट का फॉर्मेशन गैमेट का, ये मैं आपको बताऊंगी अभी कि गैमेट का फॉर्मेशन एसेक्सुअल में होता है या नहीं होता है, लेकिन आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। गैमेट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके पास गैमेट का फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, गैमेट का फ्यूजन होना बहुत जरूरी है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ये सबसे जरूरी बात है कि सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। अगर आपके पास लिखने को आएगा एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आया कि आप सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंशिएट करके लिखो, तो आपके पास सबसे पहला पॉइंट यही होना चाहिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। उसके बाद हमारे पास आता है फीचर ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन कौन से फीचर्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? एज देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली वन पेरेंट सो इट इज यूनिपेरेंटल। हमको बताया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो इसको हम यूनिपेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोलेंगे। यूनिपेरेंटल, यूनि मतलब सिंगल, यूनि मतलब वन, तो ये कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है? यूनिपेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। उसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है, इट कैन अकर विद और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन बट गैमेट फ्यूजन इज एब्सेंट। बहुत बहुत जरूरी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट कैन अकर विद और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। बेटा इसमें गैमेट बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है तो गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ऐसे ये बात बिल्कुल गलत बात है कि यहाँ पे कभी भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो हम बाद में पता करेंगे कि गैमेट का फॉर्मेशन होके गैमेट का फ्यूजन हो रहा है या नहीं हो रहा है। बेटा फ्यूजन तो होगा ही नहीं, जब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा तो फ्यूजन कैसे होगा? फ्यूजन का मतलब होता है दो अलग अलग गैमेट का फ्यूज हो जाना। गैमेट हमारे पास एक ही है तो वो फ्यूज किसके साथ होगा? इसीलिए यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन फ्यूजन कभी नहीं होगा। ठीक है,
It can occur with or without gamete formation, but gamete fusion is absent. Gamete fusion कभी नहीं होगा, gamete fusion absent होगा, लेकिन formation of gamete हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ठीक है, देखो अब मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल बताती हूँ जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन तो होता है लेकिन गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है. ऐसे एग्जाम्पल बेटा हम पढ़ते हैं हनी बी में. हनी बी का देखो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको रिप्रोडक्शन वाली यूनिट में भी पढ़ाते हैं, आपको जेनेटिक्स आगे आप जेनेटिक्स पढ़ोगे उसमें भी बहुत बहुत जरूरी है. उसमें आपको एक अलग से पैराग्राफ दे रखा है, वो सिर्फ हनी बी पे दे रखा है कि हनी बी पे किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, हनी बी में कौन से सेक्सुअल जो मतलब क्या कहेंगे कि स्टेराइल कौन सी होती है, उसमें फर्टाइल हमारे पास कौन सी होती है. ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले आपको हनी बी के बारे में ही पढ़ाती हूँ. हनी बी के बारे में बताती हूँ कि हनी बी में किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, उसमें एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, गैमीट फॉर्मेशन होने के बावजूद भी उसमें एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन कैसे होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, तो मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, हनी बी में किसमें हम पढ़ेंगे, हनी बी में. हनी बी में क्या होता है बेटा, हनी बी ना 3 टाइप्स की होती है. कितनी टाइप की होती है हनी बी, 3 टाइप की होती है. पहली जो हमारे पास हनी बी आती है वो हमारे पास होती है क्वीन. ठीक है, दूसरी हमारे पास हनी बी आती है वो होती है वर्कर, और तीसरी हमारे पास जो हनी बी है वो होता है ड्रोन. ठीक है, इनमें से जो क्वीन होती है वो फीमेल होती है. क्या होती है, वो फीमेल होती है. जो वर्कर होती है वो भी हमारे पास फीमेल होती है. जो ड्रोन होता है वो हमारे पास मेल होता है. सबसे पहले तो आपको ये तीनों क्लियर होने चाहिए. कितनी टाइप की हनी बी, कितनी टाइप की हनी बी नहीं, हनी बी में कितने टाइप के मतलब वेरिएशन पाए जाते हैं. जैसे कि आपको एक ह्यूमन बीइंग मिलेगा, उसमें आपको मेल और फीमेल मिलता है, लेकिन हनी बी में हमारे पास 3 टाइप के वेरिएशंस मिलते हैं. एक होती है क्वीन, दूसरा होता है वर्कर, तीसरा होता है हमारे पास ड्रोन. जो क्वीन होती है उसकी जो प्लॉइडी होती है वो हमारे पास होती है 2n. जो वर्कर होती है उसकी प्लॉइडी भी हमारे पास होती है 2n, और जो ड्रोन होता है उसकी प्लॉइडी हमारे पास होती है n. ठीक है, ये दोनों हमारे पास डिप्लॉइड होते हैं, लेकिन जो ड्रोन होता है वो हमारे पास हैप्लॉइड होता है. तो अब आप बोलोगे कि मैम इसमें एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे पाया जाता है, इसमें तो मेल भी है, इसमें फीमेल भी है, बल्कि इसमें एक और एक्स्ट्रा भी आ जा रही है, तो इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो इसमें फिर एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है. तो बेटा एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऐसे हो रहा है, देखो हमारे पास, सॉरी एक सेकंड. ठीक है, क्वीन हमारे पास होती है, इसमें होते हैं 32 क्रोमोसोम. आप समझ जाना, क्वीन में हमारे पास क्या होता है, इन क्रोमोसोम्स में हमारे पास क्या होती है, मियोसिस होती है. मियोसिस होती है, मियोसिस होने के बाद हमारे पास यहाँ पे बनते हैं 16 क्रोमोसोम. यहाँ पे भी आते हैं 16 क्रोमोसोम. ये जो 16 क्रोमोसोम होते हैं, एक में तो हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास इस क्रोमोसोम में माइटोसिस हो गया, माइटोसिस होके ये हमारे पास बना देते हैं ड्रोन. ठीक है, ड्रोन. इस ड्रोन को हम क्या कहते हैं, इस ड्रोन को हम बोलते हैं, ये जो हमारे पास जो माइटोसिस से बना, बिना हमारे पास किसी भी बिना सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल फॉर्म उससे बिना किसी उस सेक्सुअल बिना गैमीट के फ्यूजन से जो हमारे पास बनता है उसको हम बोलते हैं ड्रोन. ठीक है, इसमें हमारे पास पार्थिनोजेनेसिस होता है. क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस होता है. पार्थिनोजेनेसिस से हमारे पास जो बनता है उसको हम बोलते हैं ड्रोन. बाकी जो हमारे पास ये जो दूसरा 16 जो ये हमारे पास दूसरा 16 क्रोमोसोम आ गया, ये हमारे पास हमारे जो ड्रोन होता है, मेल हमारे पास कौन है, ड्रोन है. इस ड्रोन के पास कितने क्रोमोसोम है,
16 क्रोमोसोम है, क्योंकि ये एन ही रहता है, कभी भी जो ड्रोन होता है ना वो हैप्लॉइड ही रहेगा, उसके पास हमेशा 16 क्रोमोसोम रहेंगे। जो इस ड्रोन के 16 क्रोमोसोम है, ये यहाँ से आके इस हनी बी के, इस क्वीन के 16 क्रोमोसोम से क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है, फ्यूजन करता है, और यहाँ पे हमारे पास बना देता है 32 क्रोमोसोम वाली फीमेल। ठीक है, फीमेल। ये फीमेल अगर अगर ये फीमेल हमारे पास रॉयल जेली पे रॉयल जेली पे फीड करेगी, तो ये हमारे पास क्वीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा, ये हमारे पास क्वीन बन जाएगी। अगर ये जो ब्रेड, मतलब कि जो हनी बी का जो पूरा कॉम होता है, उसमें हनी के अलावा जो बाकी का जो पार्ट होता है, अगर ये उस पर फीड करेगी, तो ये हमारे पास बन जाएगी वर्कर हनी बी। वर्कर बन जाएगी, और ये हमारे पास इसमें भी 32 क्रोमोसोम होंगे। लेकिन डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस पता है क्या होगा, डिफरेंस ये होगा कि ये जो हनी बी है, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको आप कट करके यहाँ पे लिख देना। वर्कर हो गई ना, ब्रेड पे जो फीड करती है, ठीक है, ब्रेड पे जो फीड करती है, वो हमारे पास हो जाती है वर्कर। देखो, वर्कर हमारे पास होती है स्टेराइल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्वीन और वर्कर में क्या डिफरेंस है, जो वर्कर होती है ना वो स्टेराइल होती है, वो सिर्फ हमारे पास क्या काम करती है, वो हमारे पास काम करती है नेक्टर को कलेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, हनी बी का काम क्या होता है, हनी बी का काम होता है कि फूलों के पास जाके, अलग अलग फूलों के पास जाके उनसे नेक्टर को कलेक्ट करना और हनी बनाना। ठीक है, तो ये काम हमारे पास करती है वर्कर हनी बी। जबकि क्वीन का काम क्या होता है, क्वीन कोई बन पाती है, मतलब एक पूरे छत्ते में सिर्फ एक ही क्वीन होती है, वो उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना। ठीक है, और ड्रोन हमारे पास क्या करता है, ड्रोन हमारे पास मेल है, जो कि क्या करेगा, मेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा। मेल गैमीट से वो खुद तो वो पार्थिनोजेनेसिस से प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, खुद जो ड्रोन है वो पार्थिनोजेनेसिस से प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन वो हमारे पास फादर का काम करता है। ठीक है, उसका काम वो क्या करता है, वो मेल गैमीट्स को प्रोड्यूस करता है और क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, मेल ड्रोन जो होता है ना, ड्रोन हमारे पास किससे बना है, पार्थिनोजेनेसिस से बना है। तो देखो, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमेट फॉर्मेशन तो हुए, लेकिन क्या हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। तो यही हमारे पास एक क्या था, एग्जाम्पल था। ऐसे एग्जाम्पल जो हमें बताता है कि गैमेट फॉर्मेशन होने के बावजूद भी हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है बेटा, तो ये उसका एक एग्जाम्पल है। ओके, आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास आता है द individuals produce are exact copy of each other and their parents, because the new organism produce inherit all the chromosome from one parent। ठीक है, देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हम कर रहे थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। ये क्या कह रहा है कि जो भी इंडिविजुअल हमारे पास प्रोड्यूस होंगे, या तो वो क्या होंगे, या तो वो अपनी पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपीज होंगे। वो अपनी पेरेंट्स की क्या होती हैं, एग्जैक्ट कॉपी होती है। बेटा क्यों होती है वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी, क्योंकि वो सारा का सारा जो उसका जो क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, वो एक ही दूसरे सेल में पूरा कॉपी हो जाता है। मतलब कि वहां पे कोई भी दूसरा क्रोमोसोम आके फ्यूजन नहीं कर रहा है। ठीक है, एक ही क्रोमोसोम हमारे पास क्या हो रहा है, पूरा डुप्लीकेट होकर एक दूसरा क्रोमोसोम बना दे रहा है। तो यहाँ पे कोई भी क्या होगा, the individual produce are the exact copy of each other and their parents, because of new organism produce inherit all its chromosome from one parent। एक ही पेरेंट से सारा क्रोमोसोम मटेरियल जा रहा है। moreover it involve only mitotic division, such a group of morphologically and genetically similar individuals are called clone। है ना,
मियोसिस नहीं हो रहा है बेटा, माइटोसिस ही हो रहा है। अगर कोई बॉडी 2n है तो उसको 2n ही बनाना है, कोई n है तो उसको n ही बनाना है, ठीक है। मियोसिस नहीं हो रहा है, रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। इसीलिए हमारे पास जितना भी क्रोमोसोमल मटेरियल होता है वो पूरा का पूरा दूसरी सेल में ट्रांसफर हो जाता है। और बेटा जो अगर पूरा का पूरा क्रोमोसोमल मटेरियल सेम पेरेंट का ट्रांसफर हो जाएगा तो बेटा सेम ही कॉपी तो बनेगी, रिकॉम्बिनेशन होगा नहीं, क्रोमोसोम मटेरियल एक दूसरे में ट्रांसफर हुए नहीं, ठीक है, फ्यूजन हुआ नहीं, तो फिर दूसरा नया क्रोमोसोम कैसे बन जाएगा? सेम पेरेंट से सेम ही तो बनेगा। तो इसको हम माइटोटिक डिवीजन, और इस ऐसे इंडिविजुअल जो सेम अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, उनका क्रोमोसोमल मटेरियल सेम होता है, वो मॉर्फोलॉजिकली भी सेम होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्लोन्स बोलते हैं। क्लोन लिखने को आ जाएगा, व्हाट इज क्लोन्स? एग्जाम्पल एग्जाम्पल भी बताओ, और हमें बताओ कि क्लोन की डेफिनेशन क्या होती है। तो आपको क्या लिखना है? आपको ये पूरा लिखना है कि जो इंडिविजुअल the individual produce are exact copy of each other and their parent because the new organism produce inherit all of its chromosome from one parent. Moreover, it involves only mitotic division. Such a group of morphologically and genetically similar individuals are called clones. ठीक है बेटा, ये मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर होते हैं और जेनेटिकली भी सिमिलर होते हैं, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं क्लोन्स, ठीक है। अब हमारे पास आता है कि इट कैन अकर थ्रू अनस्पेशलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द पेरेंट। आगे आपको बताएंगे कि स्पेशलाइज्ड और अनस्पेशलाइज्ड पेरेंट से कैसे बनता है। मतलब कि एक किसी भी बॉडी ऑर्गेनिज्म है, उसके किसी पार्ट को कट करके एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। वो पार्ट हमारा कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि टिप वाले पार्ट से ही नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, या हमारे पास लेटरल पार्ट से ही नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, लीव्स को तोड़ के नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। स्पेशलाइज नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेशलाइज से, अनस्पेशलाइज से भी हमारे पास क्या हो सकता है? नया ऑर्गेनिज्म बन सकता है बेटा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि लेट अस डिस्कस द डिफरेंट वेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट वेज कौन कौन से होते हैं? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट वेज कौन से होते हैं? बाइनरी फिजन, बडिंग, स्पोरुलेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और प्रोपोगेशन, ठीक है। ये चार हम पढ़ेंगे, ये चार हम डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस प्रकार से हो सकता है, किन ऑर्गेनिज्म में होता है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में होता है तो वो किस किस टाइप से होता है, या मतलब एग्जाम्पल क्या है। अमीबा में अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें बाइनरी फ्यूजन से हो रहा है, स्पोर से हो रहा है, या बडिंग से हो रहा है, ठीक है। तो इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला हम ले लेते हैं बाइनरी फ्यूजन। देखो बाइनरी फ्यूजन अब क्या होता है। बाइनरी फ्यूजन पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बाइनरी फ्यूजन किन किन ऑर्गेनिज्म में होता है। it occur in many occurrence है कि it occur in many single celled organism belonging to kingdom Monera। देखो सबसे पहले हमारे पास ये किस चीज में होता है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है। मोनेरा भी हो सकता है, प्रोटिस्टा भी हो सकता है। आपको क्लास 11th में बेटा पढ़ाया होगा बहुत अच्छे से, और आपने पढ़ा भी होगा कि मोनेरा और प्रोटिस्टा क्या होता है, मोनेरा और प्रोटिस्टा में क्या डिफरेंस है, या फिर इनका क्या कहते हैं, इनके अलग अलग कौन से टाइप होते हैं। मोनेरा प्रोकैरियोट होता है, यूकैरियोट होता है, या प्रोटिस्टा प्रोकैरियोट होता है या यूकैरियोट होता है। आपने, मुझे मतलब उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा ये, है ना। तो हमारे पास जो मोनेरा है, मोनेरा हमारे पास होता है बैक्टीरिया, बैक्टीरियल जो मोनेरा में हमारे पास जो मोनेरा किंगडम है, किंगडम मोनेरा है, उसके अंदर जो मेजरली हमारे पास आते हैं वो बैक्टीरियाज आते हैं। हमने क्लास 11th के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये पढ़ा है कि किंगडम मोनेरा के पास, हमारे पास किंगडम मोनेरा जो किंगडम जो मोनेरा है उसके अंदर हमारे पास मेनली बैक्टीरिया आते हैं। उसके बाद हमारे पास एक किंगडम प्रोटिस्टा का भी पढ़ाया हुआ है। प्रोटिस्टा में हमारे पास कौन से आते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, ठीक है। मोनेरा में हमारे पास प्रोकैरियोटिक जिनमें जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे पास आते हैं मोनेरा में। प्रोटिस्टा में हमारे पास आते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। कौन से आते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। बेटा आपको ये बहुत, मतलब आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पता होना चाहिए
कि प्रोटिस्टा में हमारे पास कैसे सेल पाए जाते हैं और मोनेरा में हमारे पास कैसे सेल्स पाए जाते हैं। मोनेरा में हमारे पास पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, और हमारे पास जो प्रोटिस्टा है वो हमारे पास होते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है। और जो प्लांट्स होते हैं वो भी हमारे पास यूकैरियोट होते हैं, फंजाई होते हैं वो भी यूकैरियोट होते हैं, एनिमल्स तो यूकैरियोट होते ही हैं, लेकिन हमारे पास जो प्रोटिस्टा होते हैं ना वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं। होते तो वो यूनिसेलुलर है लेकिन यूकैरियोट होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट्स नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक हमारे पास एक ही किंगडम पढ़ाया जाता है, उसका नाम है हमारे पास मोनेरा, ठीक है। सबसे बेसिक बात और सबसे जरूरी बात पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास कारक है कि मैकेनिज्म, किस तरीके से हमारे पास बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन हमारे पास इन दिस प्रोसेस द पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू टू हाफ। इसमें क्या होता है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है वो दो हाफ में क्या हो जाता है, टूट जाता है। और वो जो दो हाफ होते हैं ना वो एक अलग ऑर्गेनिज्म बना देगा और ये वाला एक अलग ऑर्गेनिज्म बना देगा। एक ही ऑर्गेनिज्म था, टूट गया बीच में से, दो ऑर्गेनिज्म बन गए, दोनों ने अपने अपने हाथ, अपने अपने पाँव, अपने अपनी आंखें, अपनी अपनी सारी खुद डेवलप कर ली। हाथ पाँव होते नहीं है लेकिन मैं बता रही हूँ कि मतलब कि दो ऑर्गेनिज्म अलग अलग बन जाते हैं, पूरे पूरे इंडिविजुअल बन जाते हैं वो, ठीक है। टूट के मरते नहीं है, टूट के अलग अलग इंडिविजुअल बन जाते हैं। ऐसे ही जो ये अलग इंडिविजुअल बना, ये अलग इंडिविजुअल बना, फिर से ये टूटेगा, फिर से दो बन जाएंगे, फिर से टूटेगा, फिर से दो बन जाएंगे, फिर जो दो इधर बने, दो इधर बने, फिर से वो एक उनमें से भी टूटेगा। मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म हमारे पास लगातार टूटता जाएगा। इमॉर्टल, अभी पढ़ेंगे हम आगे जाके इमॉर्टल क्या होता है, मॉर्टल क्या होता है। In this process, the parent organism divided into two halves, each half forming independent daughter organism. इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट का मतलब है कि उसको कोई लेना देना नहीं है अपने दूसरे हिस्से से। पहले एक ऑर्गेनिज्म था, टूट गया, दो ऑर्गेनिज्म बन गए, इस ऑर्गेनिज्म को इससे कोई लेना देना नहीं है, ये अपना इंडिविजुअली ग्रो करेगा, ठीक है। अपने इंडिविजुअली अपने जो भी इसको चाहिए, जो भी हाथ पाँव मुंह नाक जो भी है, ये अपना अलग ग्रो करेगा, और ये जो है ये अलग ग्रो करेगा, इंडिपेंडेंटली ग्रो करेगा। इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि इंडिपेंडेंटली डॉटर ऑर्गेनिज्म। डॉटर और पेरेंट क्या होता है आपको पता ही है कि पेरेंट मतलब जो पेरेंट होता है, डॉटर मतलब वो टूट के दो बन गए, मतलब ये डॉटर सेल बन गए, राइट। फिर से ये पेरेंट बनेंगे, ग्रो करेंगे, पेरेंट होंगे, फिर से टूटेंगे, फिर से डॉटर बनेंगे, ठीक है। इसका मतलब इट मीन्स द पेरेंट बॉडी एज अ होल फॉर्म रिप्रोडक्टिव यूनिट एंड द पेरेंट कंटिन्यू लिविंग एज टू डॉटर इंडिविजुअल। हमारे पास इसका मतलब यह है कि जो पेरेंट बॉडी है वही हमारे पास पूरी रिप्रोडक्टिव यूनिट बन जाती है। रिप्रोडक्टिव यूनिट का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव यूनिट का मतलब होता है जिससे जो हमें रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या होता है, जो हमारे रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या होती है, जो उनके रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरी की पूरी बॉडी ही रिप्रोडक्शन यूनिट बन जाती है, पूरी की पूरी बॉडी ही टूट जाती है, रिप्रोडक्शन हो जाता है, रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, है ना। तो पूरी बॉडी ही हमारे पास क्या हो जाती है, रिप्रोडक्टिव यूनिट का काम करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनमें कुछ स्पेसिफिक हिस्से ही हैं जो टूट के नया रिप्रोडक्टिव यूनिट बना रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। पूरी की पूरी बॉडी ही हमारे पास क्या कर रही है, एक रिप्रोडक्टिव यूनिट बन जाती है। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि इट मीन्स द पेरेंट बॉडी एज अ होल फॉर्म रिप्रोडक्टिव यूनिट एंड पेरेंट कंटिन्यू लिविंग एज अ टू डॉटर इंडिविजुअल। और वो जो पेरेंट होता है वो कंटिन्यू करता है अपनी जिंदगी को आगे कैसे चलाता है, दो अलग अलग डॉटर इंडिविजुअल बन जाते हैं, और वो जो पेरेंट बॉडी होती है वो कंटिन्यू लिविंग एज टू डॉटर इंडिविजुअल, और दो डॉटर इंडिविजुअल हमारे पास इंडिविजुअली ग्रो करते हैं और इंडिविजुअली दो नए ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें पता चल गया कि बाइनरी फिजन क्या होता है। बाइनरी फिजन पता चल गया ना। ऐसा नहीं होगा कि बाइनरी का मतलब क्या होता है, बाइनरी मतलब टू, बाइनरी मतलब टू, एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होके दो ऑर्गेनिज्म बना रहा है, एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होके दो ऑर्गेनिज्म बना रहा है, इसको हम बोलेंगे बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन आपको पता चल गया, मोनेरा में होता है, प्रोटिस्टा में होता है। प्रोटिस्टा के अंदर हमारे पास अमीबा आ जाता है, पैरामीशियम आ जाता है बेटा, यूग्लिना आ जाता है, डाइएटम्स आ जाते हैं। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर कौन कौन से कौन कौन सी जातियां, अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, यूग्लिना आता है, डाइएटम्स आते हैं, है ना, डाइनोफ्लैजिलेट्स आते हैं। तो इसमें हमारे पास बोल रखा है कि अमीबा और पैरामीशियम।
ठीक है। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द प्लेन ऑफ डिवीजन बाइनरी फ्यूजन ऑफ द फॉलोइंग टाइप। डिपेंडिंग अपॉन प्लेन, प्लेन ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है बेटा? प्लेन ऑफ डिवीजन का मतलब होता है कि जो डिवीजन हो रहा है वो कौन से प्लेन से हो रहा है? वो बीच से हो रहा है, साइड से हो रहा है, या फिर लेटरली हो, मतलब कि वो किस एक साइड से कट हो रहा है, या फिर वो आप पता चल गया ना, ट्रांसवर्सली कट हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनली कट हो रहा है, वो किस तरीके से कट हो रहा है, उसके बेसिस पे हमारे पास 3 टाइप के बाइनरी फिजन पढ़ाए जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सिंपल। सबसे पहले हमारे पास कौन सा बाइनरी फिजन आता है? सबसे पहले हमारे पास आता है सिंपल बाइनरी फिजन, इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं। इसको हम दूसरा नाम कौन सा देते हैं? इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। इर्रेगुलर बाइनरी फिजन का मतलब है कि बॉडी जो है वो उसका कोई स्पेसिफिक प्लेन नहीं है डिवाइड होने का, किसी भी प्लेन से डिवाइड हो जा रही है, तो उसको हम बोलेंगे इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। डिवीजन कैन अकर थ्रू एनी प्लेन ऑफ द बॉडी, एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से डिवाइड हो जाती है। ये हमारे पास इसका एग्जाम्पल है बेटा, याद रखना, इसका एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा हमारे पास किसी भी कहीं से भी डिवाइड हो जाता है। वो ऐसा नहीं है कि वो लेटरली डिवाइड होगा, ऐसा नहीं है कोई वो बीच से ऐसे डिवाइड होगा या फिर वो ऐसे बीच से डिवाइड होगा, वो कहीं से भी डिवाइड हो जाता है। जैसे कि हमारे पास आ गया अमीबा। अमीबा ये हमारे पास मान लो अमीबा है, अमीबा, ठीक है। अमीबा डिवाइड होने से पहले जो अपना ये न्यूक्लियस है ना, इसको डिवाइड करता है। सबसे पहले हमारे पास कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर हमारे पास साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब, कैरियो मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन होना। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन होना। न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसके बाद हमारे पास साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोप्लाज्म का मतलब कि जो बॉडी है उसका डिवीजन होता है। तो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, ठीक है, तो बॉडी हमारे पास ग्रो करेगी, 2 न्यूक्लियस बनेंगे। धीरे धीरे करके हमारे पास जो है ये साइटोकाइनेसिस होता है और ये हमारे पास 2 इंडिविजुअल अमीबा बन जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास क्या हो गया? बाइनरी फिजन। किसमें होता है बाइनरी फिजन? अमीबा में होता है। सिंपल बाइनरी फिजन, सिंपल बाइनरी फिजन किसमें हो रहा है? हमारे पास अमीबा में हो रहा है। अमीबा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। आपको अमीबा पता होना चाहिए कि सिंपल बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल हमारे पास क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है दूसरा हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन क्या होता है? The plane of the fission passes along the longitudinal axis of the organism. इसका एग्जाम्पल है हमारे पास यूग्लिना। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का मतलब क्या है? ये देखो, सपोज हमारे पास ये है, यूग्लिना है ये, ठीक है, यूग्लिना है। तो यूग्लिना हमारे पास कैसे डिवाइड होगा? यूग्लिना हमारे पास कैसे डिवाइड होगा? ऐसे ही ये अपनी बॉडी को ग्रो करेगा, ठीक है, ऐसे डिवाइड होता है। ये हमारे पास कौन सा एक्सिस हो गया? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। एक मिनट में कलर चेंज करके लिखती हूँ ताकि आपको क्लियरली डिफरेंशिएट हो जाए। लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का मतलब क्या होता है बेटा? लेंथ वाइज डिवीजन होना। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है? लेंथ वाइज डिवीजन होना। इसका एग्जांपल हमारे पास यूग्लिना। यूग्लिना में हमारे पास क्या होता है? लेंथ वाइज डिवीजन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन में क्या होता है? प्लेन ऑफ द फिजन पासेस अलोंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और इसका एग्जांपल हमारे पास यूग्लिना। सिंपल बाइनरी फिजन का एग्जांपल था हमारे पास अमीबा। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन का एग्जांपल है हमारे पास यूग्लिना, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है कि लॉन्गिट्यूडनल लेंथ वाइज मैनर में, लेंथ वाइज ये क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तीसरा हमारे पास आ जाता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन क्या होता है? द प्लेन ऑफ द डिवीजन रन अलोंग द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द इंडिविजुअल। ट्रांसवर्स एक्सिस में होता है। ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब क्या है? ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब है ये हमारे पास कोई बॉडी है, ट्रांसवर्स का मतलब है इस तरीके से, ट्रांसवर्स का मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टली, ठीक है। हॉरिजॉन्टली जब कोई चीज डिवीजन हो रही है तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्सली हमारे पास क्या हो रहा है? इसका
डिवीजन हो रहा है आपने। और ये हमारे पास किस किस में मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। ये हमारे पास होता है बैक्टीरिया में, पैरामीशियम में, डाई एटम्स में। किस किस में होता है, बैक्टीरिया में होता है, पैरामीशियम में होता है, डाई एटम्स में होता है। आपको ये याद रखना है कि पहले तो आपको याद रखना है कि बाइनरी फ्यूजन कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है। आप याद रखो, किंगडम मोनेरा में होता है, किंगडम प्रोटिस्टा में होता है। किंगडम मोनेरा तो आपको पता है क्या होता है, सारे बैक्टीरियाज होते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन से आते हैं, डायटम्स आ जाते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स आ जाते हैं, यूग्लेनॉइड्स आ जाते हैं, ठीक है। हमारे पास पैरामीशियम आ जाता है, अमीबा आ जाता है। ये हमारे पास किस में आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। कि उसके बाद हमारे पास बाइनरी फ्यूजन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के बाइनरी फ्यूजन होते हैं। सिंपल बाइनरी फ्यूजन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। सिंपल बाइनरी फ्यूजन किस में हो रहा था, अमीबा में हो रहा था। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन किस में हो रहा था, यूग्लिना में हो रहा था। और ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन किस में होता है हमारे पास, बैक्टीरिया में होता है, पैरामीशियम में होता है और डायटम्स में होता है। क्वेश्चन आ जाएगा, एमसीक्यू भी आ जाएगा बेटा आपके पास कि बैक्टीरिया में कौन से टाइप का बाइनरी फ्यूजन होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन होता है। अगर बैक्टीरिया हमारे पास इस तरीके से कोई बैक्टीरिया है, देखो अगर कोई इस तरीके से बैक्टीरिया है तो इसका जो बाइनरी फ्यूजन होगा ना वो ऐसे नहीं होगा, ये लॉन्गिट्यूडनल हो जाता है, बॉडी के अलोंग, बॉडी के लेंथ वाइज नहीं होता। आपको पता होगा कि ये लेंथ है, लेंथ वाइज नहीं होगा बेटा, ट्रांसवर्सली होगा, बीच में से ऐसे जाके ये एक ऐसे ऐसे इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे ये ग्रूव बनाता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे करके फिर ये दोनों मिल जाते हैं और दोनों हमारे पास दोनों जो डॉटर सेल्स है वो अलग अलग हो जाती है। जो हमारे पास पेरेंट है वो अलग हो जाता है, मतलब कि जो ये पेरेंट है ना ये 2 अलग अलग डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, दोनों अलग अलग हो जाता है और दोनों अलग अलग इंडिविजुअल बना लेते हैं, ठीक है। हो तो बाइनरी फ्यूजन ही रहा है, सब में बाइनरी, बाइनरी मतलब 2, 1 से 2 इंडिविजुअल बन रहे हैं, 1 से 2 नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, लेकिन सब में अलग अलग हो रहा है। किसी में किसी भी प्लेन से डिवाइड हो जा रहा है, किसी में लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड हो रहा है, किसी में ट्रांसवर्सली डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये सब हमारे पास किस किस चीज के एग्जाम्पल थे, ये हमारे पास एग्जाम्पल थे बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल, ये हमारे पास बाइनरी फिजन के टाइप्स थे, ठीक है। मैं आपको इसको अच्छे से आप बना के बताती हूँ ताकि आप जब नोट्स बनाओ तो उसमें ऐसे स्ट्रक्चर्स भी बना दो कि ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। ट्रांसवर्स का मतलब होता है इस तरीके से बॉडी का डिवाइड होना, बॉडी डिवाइड हो गए, ये अलग बना देता है, ये अलग इंडिविजुअल बना लेता है। ये हमारे पास किस किस चीज में होता है, बैक्टीरिया में होता है, बैक्टीरिया में होता है, पैरामीशियम में होता है और डायटम्स, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, है ना। किस किस टाइप के, अभी तक हमने एक ही पढ़ा है, अभी तक हमने सिर्फ बाइनरी फिजन पढ़ा है, बाकी के आगे के हम पढ़ते देखते हैं। ठीक है, हमारे पास जो दूसरा, हमारे पास जो दूसरा टाइप है किसका, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला टाइप हमारे पास कौन सा था, सॉरी, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला टाइप हमारे पास कौन सा था, बाइनरी फिजन। दूसरा टाइप हमारे पास कौन सा आ गया, बडिंग, ठीक है। बडिंग में हमारे पास क्या होता है, देखो, अकरेंस, अकर इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट। बेटा ये भी हमारे पास क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है, किस में होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे कि यीस्ट, ठीक है। यीस्ट हमारे पास क्या है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। यीस्ट आपको पता होगा क्या होता है, यीस्ट हमारे पास एक टाइप की फंजाई है बेटा, फंजाई है ये, ठीक है। वैसे तो फंजाई क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन यीस्ट हमारे पास उसका एक्सेप्शन है जो कि हमारे पास यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। तो अकरेंस इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इन दिस प्रोसेस यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर डेवलप ऑन एन आउटर ग्रोथ ऑन द वन साइड। इसमें क्या होता है बेटा, जैसे कि आप ना ये पढ़, ये देखो, ये किसका डायग्राम हमारे पास, ये है यीस्ट का, किसका डायग्राम है ये, एनसीईआरटी में दे रखा है ये डायग्राम, बडिंग इन यीस्ट, बडिंग इन यीस्ट के एग्जांपल है। इसमें देखो क्या हो रहा है, ये एक पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल से हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे
ये अंदर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, ठीक है, डिवाइड करते 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 यहाँ तक पहुंच गया। फिर ये यहाँ पे से ना एक आउटग्रोथ होती है, मतलब कि इस पेरेंट बॉडी की कुछ आउटग्रोथ निकलती है, और ये जो न्यूक्लियस है ना ये उसके अंदर भी शेयर होता है। यहाँ पे वो फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा जो ये न्यूक्लियस है ये कनेक्टेड है, यहाँ पे बिल्कुल ही डिटैच हो जाता है ना, और यहाँ पे से फिर हमारे पास ये बर्ड भी है, ये अपनी पेरेंट बॉडी से अलग चली जाती है, अलग अलग हो जाती है, ठीक है, डिटैच हो जाती है पेरेंट बॉडी से, और वो एक नया इंडिविजुअल बना लेती है, ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको, एक नया इंडिविजुअल बना लेती है। पहले क्या हो रहा था, पहले हो रहा था बेटा कि जो फ्यूजन है वो एक पूरी अपने पेरेंट बॉडी का फ्यूजन हो रहा था, पेरेंट ही अपनी बॉडी को क्या कर रहा था, दो में डिवाइड कर रहा था, और दो डॉटर, हमारे पास दो डॉटर सेल बना रहा था, या फिर दो अलग अलग इंडिविजुअल बना रहा था। यहाँ पे पेरेंट अपने आप को पूरा डिवाइड नहीं करता है, पेरेंट ही रहेगा, बस पेरेंट जो सेल होती है वो अपने आप एक बर्ड निकालती है, और वो बर्ड डिटैच होके एक अलग ऑर्गेनिज्म बनाता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है, ठीक है। तो इसको इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं, बडिंग हो रही है, बडिंग मतलब बर्ड बन रही है, बहुत इजी है याद करना, ठीक है। बडिंग में क्या हो रहा है, बर्ड बन रही है, पेरेंट्स में एक बर्ड, हम पता आपको पता होगा बर्ड क्या होती है, हम बर्ड वैसे जनरली भी बोलते ही हैं कि ये प्लांट में बर्ड निकल रही है, बर्ड कली है ना, बर्ड मतलब होता है कली सिंपल भाषा में। तो यहाँ पे से एक बर्ड निकलती है और वो अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बनाती है, ठीक है। इसमें क्या इसमें डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस थ्रू कैरियोकाइनेसिस शिफ्ट इनटू द बर्ड, और जो डॉटर न्यूक्लियाई है, डॉटर न्यूक्लियाई का मतलब क्या है, ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस ये डॉटर, ये न्यूक्लियस में भी हमारे पास डिवीजन होता है, और एक डॉटर न्यूक्लियाई बनता है, और वो हमारे पास उस बर्ड में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, थ्रू कैरियोकाइनेसिस शिफ्ट इनटू द बर्ड। Unlike binary fission, cell division is unequal and parental cell exist. बेटा बाइनरी फिजन में क्या हो रहा था, पेरेंट बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, लेकिन यहाँ पे पेरेंट बॉडी एग्जिस्ट करती है। डिफरेंस पूछ लेंगे आपको, ठीक है, कि बताओ बर्डिंग में और बाइनरी फिजन में क्या अंतर है, तो अंतर यही है, सबसे मेजर अंतर यही है कि वहां पे पेरेंट बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है, पेरेंट बॉडी का अस्तित्व खत्म हो जाता है, लेकिन बर्डिंग में पेरेंट बॉडी एग्जिस्ट करती है, पेरेंट बॉडी एग्जिस्ट करती है, और यहाँ पे हमारे पास एक बर्ड निकलती है जो कि एक नया इंडिविजुअल बनाती है, पेरेंट बॉडी पे ही एक बर्ड निकलती है जो अलग होके एक नया इंडिविजुअल बनाती है। बाइनरी फिजन में हो रहा था कि बॉडी ही पूरी डिवाइड हो जा रही थी, पेरेंट का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, पेरेंट का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है बडिंग। बडिंग के हमारे पास दो एग्जाम्पल और दे रखे हैं बेटा एनसीईआरटी में बडिंग के एग्जाम्पल, पहला हमारे पास एक पहले हमने पढ़ दिया बडिंग इन यीस्ट, दूसरा हमारे पास बडिंग इन हाइड्रा। ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल है, बडिंग इन हाइड्रा, हाइड्रा का एग्जाम्पल है बेटा ये बडिंग इन हाइड्रा। और एक हमारे पास दे रखा है जैम्यूल्स इन स्पंज, जैम्यूल्स इन स्पंज, स्पंजेस हम कहाँ पढ़ते हैं, एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी हमारे पास ये पूरी पेरेंट बॉडी होती है, इसमें से ये ऐसी एक बर्ड निकल जाती है, ये बर्ड हमारे पास डिटैच हो जाती है और एक नया प्लांट बना देती है, एक नया ऑर्गेनिज्म बना देती है, ठीक है, प्लांट नहीं ऑर्गेनिज्म बना लेती है। उसके बाद हमारे पास आता है स्पंज, स्पंज भी हमारे पास कौन से एनिमल्स में आते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ये ना लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये यूनिसेलुलर नहीं होते हैं, ये लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, जो जैम्यूल्स होते हैं ना, ये अंदर के ये फॉर्म होते हैं, और ये जैम्यूल्स ही हमारे पास क्या आ जाते हैं, बाहर होके एक नया इंडिविजुअल बना लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ये ना मतलब एक्सोजीनियसली होते हैं, एक्सोजीनियसली मतलब बॉडी के बाहर प्रोड्यूस होती है ये वाली जो बर्ड होती है, लेकिन ये एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, ये क्या होते हैं, बॉडी के अंदर है, फिर ये हमारे पास बाहर निकल के एक नया इंडिविजुअल बना लेते हैं, ठीक है, नए इंडिविजुअल्स बना लेते हैं। तो ये हमारे पास बेटा एग्जाम्पल थे, ये हमारे पास एग्जाम्पल थे बडिंग के, ठीक है, बडिंग के 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, हाइड्रा, बडिंग इन यीस्ट, बडिंग इन हाइड्रा, बडिंग इन जेम्यूल्स। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा हमारे पास आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है स्पोरुलेशन, ठीक है। स्पोरुलेशन का मतलब क्या होता है, स्पोरुलेशन का मतलब होता है, स्पोरुलेशन का मतलब हमारे पास होता है स्पोर फॉर्मेशन।
स्पोरुलेशन का मतलब क्या होता है हमारे पास, स्पोर फॉर्मेशन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन आल्सो अकर थ्रू फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर लाइक स्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास और किस तरीके से हो सकता है, कुछ स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पोर्स बोलते हैं। ये कैसे बनते हैं, these are formed by member of kingdom fungi and simple plants such as algae। ये हमारे पास किस किस में प्रेजेंट होते हैं, एक तो हमारे पास होते हैं किंगडम फंजाई में, दूसरा हमारे पास होता है किस में होता है, दूसरा हमारे पास होता है सिंपल प्लांट सच एज एल्गी। एल्गी हमारे पास आपको पता है सिंपल प्लांट होता है, थैलस की बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होती है, थैलस लाइक होती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। मोस्ट कॉमनली जो स्पोर्स बनते हैं ना बेटा, वो हमारे पास जू स्पोर्स बनते हैं, कॉनिडिया बनते हैं। कौन से बनते हैं, जू स्पोर्स और कॉनिडिया बनते हैं। ये हमारे पास टाइप ऑफ स्पोर है, ठीक है। दो टाइप की स्पोर एनसीईआरटी ने पढ़ा रखा है, एक बोल रखा है जू स्पोर, एक बोल रखा है कॉनिडिया। आपको समझ आ रहा होगा बेटा कि कितना लिंक है, आपने अगर 11th में पढ़ा होगा कि स्पोर्स आपने पढ़ा होगा, जब आपने फंजाई, जब आपने एल्गी पढ़ा होगा वहां पे आपने जू स्पोर्स पढ़े होंगे, पढ़े थे ना जू स्पोर्स। तो आपको याद आ रहा होगा कि देखो इस चैप्टर में आपके पास कौन कौन से चैप्टर का लिंक आ रहा है, ठीक है। अभी आपको पता चलेगा आगे पढ़ते हुए, आपको मॉर्फोलॉजी भी इसमें दिखेगी कुछ, है ना। रिप्रोडक्शन तो दिख ही रहा है, रिप्रोडक्शन तो हो ही रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखो जू स्पोर्स होते हैं और कॉनिडिया होते हैं, दोनों हमारे पास क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन से किस में होता है, स्पोरुलेशन में होता है। स्पोर बन रहा है, स्पोरुलेशन का मतलब स्पोर, फिजन, बाइनरी फिजन का मतलब फिजन होना, अलग अलग हो जाना, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा बडिंग। बडिंग मतलब कोई प्लांट बॉडी है, उसमें से बड निकल रही है, बड डिटैच हो गया, एक नया प्लांट बना दे रही, नया प्लांट या फिर एनिमल जो भी ऑर्गेनिज्म बना दे रही है, वो बडिंग हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन का मतलब स्पोर्स बन रहे हैं। स्पोर्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं, ठीक है। स्पोर्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं, ठीक है। दो टाइप के स्पोर हम पढ़ेंगे, बहुत टाइप के स्पोर होते हैं, लेकिन हम अभी लिमिटेड अपना जितना हमारा सिलेबस है उसके दायरे में पढ़ेंगे। तो जू स्पोर है और कॉनिडिया है, ठीक है। पढ़ेंगे जू स्पोर क्या होता है, कॉनिडिया क्या होता है, जू स्पोर किस में होते हैं, कॉनिडिया किस में होते हैं, ठीक है, ठीक है। आगे हम देखो, अगर आपने जू स्पोर्स की बात कर रहे हैं, जू स्पोर्स क्या होते हैं, जू स्पोर्स हमारे पास है रिप्रोडक्टिव यूनिट। क्या है हमारे पास, रिप्रोडक्टिव यूनिट। जू स्पोर्स में हमें एनसीईआरटी ने ये डायग्राम दे रखा है, जू स्पोर में ये डायग्राम दे रखा है। ये डायग्राम किसका है बेटा, ये डायग्राम है हमारे पास क्लेमाइडोमोनास का। किसका डायग्राम है, क्लेमाइडोमोनास का। ये हमारे पास किसका डायग्राम है, क्लेमाइडोमोनास का। इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो ये ना एक पेरेंट बॉडी है, क्या है, पेरेंट बॉडी है। पेरेंट बॉडी से ही हमारे पास आगे क्या बन रहा है पेरेंट बॉडी से ही हमारे पास आगे क्या बन रहे हैं, ये डॉटर सेल बन रहे हैं, देखो, ठीक है। पेरेंट बॉडी आपको समझ आ रही होगी, देखो पेरेंट बॉडी के अंदर ही कितने सारे डॉटर सेल बन गए। फिर इसका क्या हो जाता है, ये बस्ट होता है और बाकी सारे जो डॉटर सेल्स होते हैं वो बाहर निकल के अलग अलग इंडिविजुअल बना देते हैं। कैसे बनाते हैं, मैं बढ़ाती हूँ आपको। देखो जू स्पोर सबसे पहले तो किस में होता है, सबसे पहले हमें जो एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दे रखा है वो हमें दे रखा है क्लेमाई, क्लेमाइडोमोनास हमारे पास, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास में जू स्पोर्स का हमारे को बता रखा है, ठीक है। जू स्पोर्स वैसे मतलब और में भी पाए जाते हैं, लेकिन हमें एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दे रखा है क्लेमाइडोमोनास में कि इसमें जू स्पोर्स एसेक्सुअल स्पोर का काम करता है। जू स्पोर्स एसेक्सुअल स्पोर का काम करता है, किसमें, क्लेमाइडोमोनास में। एनसीईआरटी ने लिख रखा है ये, ठीक है। तो क्लेमाई, इसमें क्या होता है बेटा, एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। एसेक्सुअल पता ही, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। दूसरा हमारे पास कैसे होते हैं, ये दूसरा हमारे पास है ये मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। तीसरा हमारे पास ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तीसरा हमारे पास है बेटा कि ये क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। फ्लैजिला है ना इसमें, देखो आपको फ्लैजिला दिख रहे होंगे, फ्लैजिला है ना इसमें, ये फ्लैजिलास हैं, फ्लैजिला हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, फ्लैजिला है तो ऑफकोर्स मोटाइल ही होगा,
है ना। इसको किसी अपने एयर करंट की या फिर ऐसे नहीं, मतलब कोई एक्सटर्नल, इसको एक्सटर्नल कोई पुश चाहिए अपने आप को किसी और जगह पहुंचाने के लिए, इसके पास अपने खुद के क्या है, फ्लैजिलाज है। ठीक है, मैं आपको ढंग से बताती हूँ कि क्या होता है। एक सेकेंड, देखो हमारे पास ना एक ये समझे, एक क्लेमाइडोमोनास है, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास है, इसमें फ्लैजिला है, क्लेमाइडोमोनास है। इसमें क्या होता है, बाय माइटोसिस, मियोसिस नहीं बेटा, बाय माइटोसिस। अच्छे से थोड़ा बनाते हैं। ये हमारे पास एक क्लेमाइडोमोनास है, ठीक है। ये इसकी आंख नाक नहीं है, ऐसा थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखता है इसका, ठीक है। इसमें फ्लैजिलाज होते हैं, फ्लैजिला होते हैं। इसमें क्या होता है हमारे पास, माइटोसिस होता है। क्या होता है, माइटोसिस होता है। माइटोसिस होने के बाद क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। इसी ही बॉडी के अंदर माइटोसिस होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोर का फॉर्मेशन होता है, कैसे होता है, देखो बड़ी बॉडी बन जाएगी इसके अंदर, ऐसे ऐसे छोटे छोटे से ये डॉटर सेल्स बन जाते हैं, ये बस्ट होता है, ठीक है। और ये जो स्पोर्स है ये बाहर निकल जाते हैं और हमारे पास मूव करके किसी और जगह पहुंच के वहां पे एक नई बॉडी का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये किस में हो रहा है बेटा, क्लेमाइडोमोनास में हो रहा है। एग्जाम्पल हमें दे रखा है एनसीईआरटी में क्लेमाइडोमोनास का, क्लेमाइडोमोनास में हो रहा है, ठीक है। समझ आ गया होगा आई होप आप सबको, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास में हो रहा है और ये हमारे पास माइक्रोस्पोर्स है। कैसे स्पोर्स है ये माइक्रोस्पोर्स है, माइक्रोस्पोर्स है, ठीक है। चलो, एसेक्सुअल होते हैं, मोटाइल होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। क्या जू स्पोर्स की बात चल रही है। जू स्पोर्स कैसे होते हैं, एसेक्सुअल होते हैं, मोटाइल होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं और फ्लैजिलेटेड होते हैं। हैप्लॉइड क्यों होते हैं, क्योंकि बेटा माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस, मियोसिस नहीं हो रहा है। मियोसिस मतलब कि मियोसिस हो रहा होता तो हमारे पास क्या होता, जो बॉडी था उससे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जैसे हमारे पास क्रोमोसोम पेरेंट बॉडी में होते हैं वैसे हमारे पास डॉटर में भी आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कॉनिडिया। कॉनिडिया भी एक टाइप के स्पोर्स होते हैं जो कि हमारे पास किस में पाए जाते हैं, इस, ये किसका स्ट्रक्चर है, हमें एनसीईआरटी में दे रखा है, ये पेनिनसिलियम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें देखो कैसे यहाँ पे कॉनिडिया बन रहे हैं। कॉनिडिया हमारे पास पेरेंट बॉडी में ही ऊपर आके देखो ऐसे ऐसे ग्रोथ हो जाती है, आउट ग्रोथ ऐसे, ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, कॉनिडिया बन जाते हैं। ये पेरेंट बॉडी है पूरी, ये क्या है, पेरेंट बॉडी है, ठीक है। ठीक है, चलो तो आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होता है देखो, यहाँ पे हमारे पास ना ये जैसे एक पेरेंट बॉडी है ऐसे, ये पेरेंट बॉडी है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, पेरेंट बॉडी बोलेंगे, पेरेंट सेल या फिर पेरेंट बॉडी जो भी है। यहाँ पे क्या होता है, पेरेंट बॉडी में ऐसे करके, ऐसे करके देखो आपको डायग्राम में तो उसमें भी दिख रहा होगा, इस तरीके से ना ये बनते हैं, स्पोर्स बन जाते हैं। इन स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉनिडिया बोलते हैं, कॉनिडिया बोलते हैं। और जिसमें ये जो बॉडी है ना, इस बॉडी को हम बोलते हैं, ये जो पेरेंट बॉडी इसको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर बोलते हैं इस बॉडी को, क्या बोलते हैं हम, कोनिडियोफोर बोलते हैं इस बॉडी को। और इसके ऊपर जो ये स्पोर्स आ रहे हैं इनको हम बोलते हैं कोनिडिया। ये हमारे पास किस में होता है, पेनिनसिलियम में होता है। किस में होता है हमारे पास, पेनिनसिलियम में होता है, पेनिनसिलियम में होता है।
ठीक है, चलो आगे हम चलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा बेटा, है ना। मैं आपको एक बार फिर से पूरा शुरू से रिवाइज करवा देती हूँ जो हमने आज क्या पढ़ा। हमने आज पढ़ा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्लास में, जो जब हमने क्लास शुरू करी थी, हमने शुरू करा था कि जो हमारे पास हमारा अर्थ है या फिर हमारा हम इस दुनिया में कंटिन्यूटी कैसे चल रही है किसी भी स्पीशीज की, कैसे चल रही है, रिप्रोडक्शन से चल रही है। रिप्रोडक्शन हो रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तब जाके उसके एग्जिस्टिंग स्पीशीज से हमारे पास आगे चल के एक नई नई स्पीशीज का क्या हो रहा है, मतलब एग्जिस्टिंग स्पीशीज ही अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रही है, रिप्रोडक्शन कर रही है। पहली बात तो ये है। उस बायोलॉजिकल प्रोसेस का नाम क्या है जिससे कि हमारे पास जो स्पीशीज है उसकी कंटिन्यूटी चल रही है, उस बायोलॉजिकल प्रोसेस का नाम है हमारे पास रिप्रोडक्शन। दूसरी बात हमने पढ़ी थी लाइफ स्पैन क्या होता है। लाइफ स्पैन बेटा टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। इस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, हम इस टाइम पीरियड को बोलते हैं लाइफ स्पैन। ठीक है, लाइफ स्पैन हमारे पास किस चीज पे डिपेंड करता है, लाइफ स्पैन हमारे पास इस चीज पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है कि ऑर्गेनिज्म कितना बड़ा है, ऑर्गेनिज्म कितना कॉम्प्लेक्स है। ये हमारे पास डिपेंड करता है बेटा, ये वैसे ऐसा एनसीईआरटी में कुछ लिखा नहीं किस चीज पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारे पास ऐसा क्यों हुआ कि सारे ऑर्गेनिज्म अलग अलग ऑर्गेनिज्म के, हमारे पास ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पैन अलग अलग क्यों हो गई। ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन अलग इसीलिए हो गई क्योंकि जब हमारे पास ओरिजिन हुआ होगा किसी भी स्पीशीज का, जब किसी भी स्पीशीज का ओरिजिन हुआ था, तब हमारे पास फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल नहीं थी प्लेनेट में। तो क्या था कि कोई ऑर्गेनिज्म आता था, कुछ दिनों तक जिंदा रहता था, कुछ सालों तक जिंदा रहते थे, उसके बाद वो क्या होते थे, मर जाते थे। ठीक है, तो उस समय क्या था, इतनी फेवरेबल कंडीशन नहीं थी कि कोई कोई जो स्पीशीज है वो अपने आप को इतना लंबे समय तक जिंदा रख सके। बाद में फेवरेबल कंडीशंस आई। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स हमारे पास क्या, वो अपनी लाइफ स्पैन को इंक्रीज करते गए, इवोल्यूशन है ना, ड्यू टू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन जो लाइफ स्पैन था वो बढ़ता गया। तो जिनका बहुत ज्यादा बढ़ गया उनका आज हम लाइफ स्पैन उतना साल तक आज जीते हैं। ह्यूमन का लाइफ स्पैन एवरेज हमारे पास कितना होता है बेटा, 60 ईयर का होता है। 60 ईयर, ऐसा नहीं है कि हर ह्यूमन 60 ईयर में मर जाएगा, लेकिन उसका एवरेज का मतलब तो पता होगा, आपने मैथ से पढ़ा होगा। एवरेज का मतलब होता है कि सम करके हम एक एवरेज निकालते हैं। एवरेज का मतलब होता है कि एक मतलब जैसे कि हम एवरेज कैसे निकालते हैं, हम कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, हम एक देख अगर कोई 60 साल जी रहा है, कोई 50 जी रहा है, कोई 20 जी रहा है, तो हम ना उसका एक एवरेज सम निकाल देते हैं कि एवरेज ना कोई है जो ह्यूमन है वो 60 साल तक जीते हैं, ज्यादातर हम कि 60 के आसपास जीते हैं, तो वो एक एवरेज बन जाता है। तो एवरेज हमारे पास ह्यूमन का कितना है, 60 है, लेकिन वो उससे ज्यादा भी जी सकता है, कम भी जी सकता है। उसके बाद ये लाइफ स्पैन हमको पता चल गया कि क्या होता है लाइफ स्पैन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं। रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें हमारे पास सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सबसे मेन बात है सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा तो हमारे पास सिंगल ही टाइप का मतलब 2 पेरेंट जब इन्वॉल्व होते हैं तो क्या होता है, आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि मदर होता है, फादर होता है, उनके गैमेट्स होते हैं, वो फ्यूज करते हैं, फिर एक नया जाइगोट बनाते हैं ना, वो जाइगोट के अंदर दोनों पेरेंट के कैरेक्टर आएंगे, तो एक नया कैरेक्टर वाला ऑर्गेनिज्म बनेगा। लेकिन ए सेक्सुअल में तो एक ही पेरेंट है, उसी से दूसरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो वो सेम होते हैं, उनका वो जेनेटिकली भी सेम होंगे, मॉर्फोलॉजिकली भी सेम होंगे। और जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सेम इंडिविजुअल्स होते हैं या सेम ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको बेटा साइंस के लैंग्वेज में हम बोलते हैं क्लोन्स। क्या बोलते हैं, क्लोन्स बोलते हैं। ठीक है, ए सेक्सुअल आपको समझ आ गया होगा। फिर हमने आगे पढ़ा कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, तो बाइनरी फिजन, स्पोरिलेशन, बडिंग, और हम चौथा पढ़ेंगे जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, बाइनरी फिजन में मैंने आपको बताया कि बाइनरी फिजन किस में पाया जाता है, बाइनरी फिजन कितने प्रकार के होते हैं। बाइनरी फिजन 3 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे पास सिंपल बाइनरी फिजन, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, एक होता है हमारे पास ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तीनों के अलग अलग टाइप होते हैं, तीनों कैसे, तीनों में कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं वो मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया,
उसके बाद मैंने आपको बताया बडिंग। बडिंग किस किस में होता है? बडिंग हमारे पास 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी में, जैम्यूल्स, जैम्यूल्स इन स्पंज, यीस्ट में और हाइड्रा में। बडिंग इन यीस्ट एंड बडिंग इन हाइड्रा, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल हमें दे रखे हैं, बहुत जरूरी है, हमें याद भी होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास हमने पढ़ा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स किसमें बनते हैं भाई? स्पोर्स हमारे पास दो दो हमारे पास एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है। एक हमें क्लेमाइडोमोनास का दे रखा है, दूसरा हमारे पास पेनिनसिलियम में दे रखा है। पेनिनसिलियम में बेटा कौन से टाइप के स्पोर्स बनते हैं? इसमें हमारे पास बनते हैं कोनिडिया, ठीक है। और जू स्पोर्स किसमें बनते हैं? जू स्पोर्स हमारे पास बनते हैं क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास क्या है? क्लेमाइडोमोनास हमारे पास बेटा, वैसे तो ये एक प्रोटिस्टा है, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको ना किंगडम प्लांटे में रख दिया। ऐसे तो ये प्रोटिस्टा है क्योंकि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, और हमको पता है कि एल्गी क्या होता है, एल्गी मल्टी सेलुलर होता है। लेकिन एनसीईआरटी ने इसको एल्गी, जब हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो हम क्लेमाइडोमोनास को एल्गी में पढ़ेंगे, लेकिन वैसे ये एक प्रोटिस्टा है, ठीक है। तो आपको अभी अभी इस चीज पे इतना ध्यान नहीं देना है, आपको बस ये याद रखना है कि जू स्पोर्स हमारे पास किस में होते हैं? जू स्पोर्स हमारे पास होते हैं जू स्पोर्स हमारे पास होते हैं क्लेमाइडोमोनास में, और कोनिडिया हमारे पास किस में होते हैं? पेनिनसिलियम में, ठीक है। तो आई होप बेटा आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी, है ना। आपने समझा होगा जो मैं समझाना चाहती हूँ। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। और आगे हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे बेटा, हम कंटिन्यू करेंगे कोर्स को आगे भी, ठीक है। और आपको जो भी आपकी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हो, या फिर हाँ मतलब कमेंट में लिख के हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे आपको। और आपकी जो भी आगे डिमांड्स होंगी उनको भी पूरा किया जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाएं बेटा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि बेटा अच्छा कंटेंट और लोगों तक भी पहुंच सके। तो हम आगे ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। और ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, और टेक केयर, बाय बाय।